नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन यूथ यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो कोई नॉर्मल पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के भविष्य के बारे में, भारत के भविष्य के ब्लूप्रिंट के बारे में। जरा सोचिए, जब 2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता के 100वां साल सेलिब्रेट कर रहा होगा, तब भारत कैसा होगा। जरा सोचिए, क्या हम एक डेवलप्ड नेशन होंगे या फिर अभी भी डेवलपिंग कंट्री के लेवल के साथ ही खड़े होंगे। इन सारे सवालों का जवाब छुपा है उन 5 बड़े लॉन्ग टर्म मेगा प्रोजेक्ट में, जो कि मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट भी माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि 2047 तक एक नया भारत हम लाकर दुनिया के सामने खड़ा कर दें। मैं आपको हर एक प्रोजेक्ट की डिटेल में लेकर जाऊंगा और बताऊंगा कि 2047 में अगर ये सारे प्रोजेक्ट इस तरीके से चलते रहे जैसा इनका विजन है, तो हमारा भारत कैसा होगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रोजेक्ट हैं, इनमें कितने प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, इनका कितना बजट है, टाइमलाइन क्या है, इसके साथ साथ कितने फेजेस में ये काम इन पर चल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक नॉर्मल सिटीजन के लिए, मतलब एक नॉर्मल भारतीय के लिए, एक आम आदमी की लाइफ में इन सारे प्रोजेक्ट का क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि आने वाले समय में अगर किसी भी देश को हर एक फील्ड में आगे रहना है, तो उसको किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए और किस टेक्नोलॉजी को उसको अपनाना चाहिए, तो शायद 100 में से 99 लोगों का जवाब होगा AI, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी सही भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आज भी आप देख सकते हैं कि हर एक फील्ड में अपनी मौजूदगी को दिखा रहा है, चाहे फिर वो एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे फिर वो मेडिकल की फील्ड हो, चाहे फिर वो आपकी स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड हो, चाहे फिर वो डिफेंस की फील्ड हो। और मुझे लग रहा है कि भारत को भी AI को अच्छे से अपनाना चाहिए और AI पर अच्छे से काम करना चाहिए और अच्छे से इस पावरफुल टूल को हर एक फील्ड में एक जगह देनी चाहिए। आपको बता दूं कि AI की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने 2015 में एक बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। अब आप सोचिए, AI तो अभी आया, लेकिन डिजिटल इंडिया की शुरुआत 2015 में ही हो चुकी थी। जी हां, डिजिटल इंडिया वो एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें भारत में एक नया भारत को ही जन्म दे दिया। डिजिटल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इस प्रोजेक्ट की नींव 1 जुलाई 2015 को रखी गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि डिजिटल इंडिया को डिजिटल एम्पावर्ड करना, मतलब कि भारत को डिजिटलाइजेशन के फॉर्म में रिफॉर्म करना। इसका मेन फोकस था कि भारत के एंड यूजर्स तक, मतलब भारत के आम नागरिक तक इंटरनेट को पहुंचाना। इसलिए आज अगर हम देखें तो भारत के कोने कोने में, भारत के गांव गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो चुकी है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 76,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया गया। कई सारे लोग शायद सेमीकंडक्टर को नहीं समझे, तो मैं संक्षेप में बता देता हूं कि सेमीकंडक्टर की चिप एक ऐसी चिप होती है जो कि गाड़ियों में, लैपटॉप्स में, मोबाइल में, टैबलेट में, कंप्यूटर में, मेडिकल की मशीन्स में हर जगह यूज होती है और इसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा है। भारत सेमीकंडक्टर की चिप्स को अभी ताइवान, अमेरिका जैसे देश से, जापान जैसे देश से जो है वो इंपोर्ट करता है। लेकिन आपको बता दूं कि सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो है, अब भारत ने सेमीकंडक्टर फील्ड की कई सारी कंपनियों का काम ग्राउंड पर शुरू करवा दिया है, जिसमें कई सारी कंपनियों के बारे में शायद आपने सुना होगा। एक सबसे बड़ी कंपनी है टाटा ने सेमीकंडक्टर के लिए भारत के गुजरात के एक नए शहर, मतलब धोलेरा में 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। और अब धोलेरा के अंदर जो है टाटा 1 साल बाद अपनी सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगा। मैं यह कह सकता हूं कि भारत सेमीकंडक्टर की फील्ड का किंग भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे देश भारत की तरफ देख रहे हैं। जापान, ताइवान, अमेरिका, हर देश जो है भारत के साथ आज सेमीकंडक्टर के लिए टाई अप करने की सोच रहा है और बहुत सारी कंपनियां भारत के अंदर आ रही हैं। अब हम अगर इस डिजिटल इंडिया के फेजेस को समझें, तो फेजेस था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले क्रिएट करना, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा, आधार हो गया, जनधन अकाउंट हो गए, मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई। दूसरा फेज था गवर्नमेंट का ऑनलाइन लाना, मतलब आज सारे डॉक्यूमेंट, चाहे फिर आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप अगर ऑनलाइन डिजी लॉकर जैसे अपने ऐप में अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं तो वो भी वैलिड माने जाते हैं। और ऑनलाइन सर्टिफिकेट, ई कोर्स, ये सारी फैसिलिटीज जो हैं वो डिजिटल इंडिया के इस प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई। तीसरी फेज की अगर हम बात करें तो डिजिटल लिटरेसी, मतलब लोगों को सिखाना कि डिजिटल टूल्स को हम यूज कैसे करना चाहिए, हमें किस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट करना है। आजकल आप देखते हैं कि सब्जी वाला भी पेमेंट ले लेता है, क्या उसको किसी ने फिजिकल ट्रेनिंग दी? नहीं। लेकिन डिजिटल इंडिया के तहत ये सारी चीजें इतनी इजी कर दी गई कि किसी को ज्यादा ट्रेनिंग किया, ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लोगों ने अपने आप ये सारी चीजें अपना ली। अब मैं आपको बता दूं कि इस डिजिटल इंडिया और ये सारी स्कीम्स के तहत, जो भी मैंने स्कीम्स आपको बताई हैं, जो भी सब प्रोजेक्ट मैंने इसके अंडर में जो आपको बताया, उनसे आम आदमी को क्या फायदा पहुंचेगा या फिर पहुंच रहा है। आज सब्सिडी
डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आती है। जैसे कि एलपीजी की सब्सिडी की बात करूं, या फिर स्टूडेंट्स के जो स्कॉलरशिप्स होते हैं उसकी मैं बात करूं, या फिर कोई भी अदर सब्सिडीज जो होती हैं, आजकल कोई भी मिडल मैन नहीं होता। पहले होता क्या था, कैश में सारी चीजें आती थी, बीच में व्यक्ति होता था, गवर्नमेंट से 1 रुपया आ रहा है लेकिन पब्लिक तक मात्र 10 पैसा ही पहुंचता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, सब्सिडीज जो है वो डायरेक्टली आम आदमी के खाते में पहुंच रही हैं। यूपीआई से इंस्टेंट पेमेंट होता है, मतलब अब आम नागरिक को परेशान होने की जरूरत नहीं है। गांव में भी ऑनलाइन सर्विसेज का अवेलेबल होना ये बड़ी बात है, क्योंकि भारत को हमेशा से एक पिछड़े देश के रूप में देखा जाता था। लेकिन जब कोई भी देश का व्यक्ति अब घूमने आता है और वो डिजिटल पेमेंट्स के बारे में देखता है, या फिर जो भी सर्विसेज चल रही हैं, 5G की इंटरनेट की कनेक्टिविटी का होना गांव गांव तक, ये बड़ा प्रूफ है कि भारत ने डिजिटल के फॉर्म में बड़ा काम किया है। और कहीं ना कहीं इससे जो है गांव गांव तक लोगों तक जो है ये मदद जब पहुंची है, डिजिटल इंडिया की स्कीम्स पहुंची है, इससे ये सारा सब कुछ पॉसिबल हो पाया। यूथ के लिए क्या है, यूथ के लिए आईटी और स्टार्टअप्स की अपॉर्चुनिटीज, मतलब आईटी में कई सारे स्कोप बढ़ा, स्टार्टअप्स भी कई सारे बड़े, कई सारा यूथ कई सारे एप्स पर, कई सारे टूल्स पर काम कर रहा है, उससे उनको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सपोर्टिव सिस्टम डिजिटल इंडिया के तहत मिला। तो ये था पूरा डिजिटल इंडिया का एक संक्षेप में, मैंने इस विस्तार से सारी चीजें आपको बता दी। अब मैं आपको बता दूं कि डिजिटल इंडिया ने गवर्नमेंट्स को फास्टर और ट्रांसपेरेंट बनाया है, ये बात हमको माननी पड़ेगी, क्योंकि डिजिटल इंडिया एक ऐसा भारत का सपने का प्रोजेक्ट था जिसको हम हकीकत में पहले नहीं देख पाते, लेकिन आज ये हमारे सामने है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रोजेक्ट भारत ने अपनाया, और एक बड़ी चीज हमने आज देख पा रहे हैं, क्योंकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं चलता। तो ये था डिजिटल इंडिया का प्रोजेक्ट। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट की ओर। डिजिटल इंडिया के बाद क्या भारत आत्मनिर्भर भी बन रहा है? मतलब डिजिटल इंडिया तो आप बना रहे हैं, तो हाँ, आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी 2014 में एक ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई जिससे भारत को काफी ज्यादा ताकत मिली। मैं बात कर रहा हूं मेक इन इंडिया की। मेक इन इंडिया, इसका मेन मोटिव है भारत को ग्लोबल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत 2014 में ही हो चुकी थी। पहले इंडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हुए, डिफेंस इक्विपमेंट हुए, आपके मशीनरी हुई, काफी हद तक इंपोर्ट करता था, लेकिन आज भारत काफी हद तक एक्सपोर्ट करता है। मतलब कई सारे देश अब भारत से कई सारी चीजों को मंगाते हैं। अब आपको बता दूं इससे होता क्या है, इससे हमारी ट्रेड पावर बढ़ती है, इससे हमारी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ती है, और इससे कहीं ना कहीं भारत के ऊपर दूसरे देशों का प्रेशर भी कम होता है। मेक इन इंडिया का विजन है जो चीजें बाहर से आती हैं वही अब इंडिया में बनाई जाए, मतलब भारत आत्मनिर्भर बने। बजट की बात करें तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब कि PLI स्कीम के थ्रू लगभग 2 लाख करोड़ रुपए इस पूरे स्कीम को लेकर अलोकेट किए गए थे। अब ये जो 2 लाख करोड़ रुपए हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में भेजे गए, अलग अलग सेक्टर्स में इनको लेकर काम चल रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें, पहले भी बात कर चुके हैं, सेमीकंडक्टर के फील्ड के लिए 76,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। टाइमलाइन देखें तो 2014 में लॉन्च हुआ और 2020 तक PLI स्कीम के थ्रू ये स्कीमों ने जो है स्पीड पकड़ ली। फेजेस की बात करें तो पहले फेज में पॉलिसी रिफॉर्म हुई, उसके बाद जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ। मतलब पहले कंपनियां भारत आने से डरती थी, भारत आने में हिचकती थी, बाजार उनका भारत था, लेकिन बाजार होने के बावजूद भी भारत में वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने से डरती थी कि यहाँ का एनवायरनमेंट वैसा है। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्कीम्स की वजह से इंप्रूवमेंट आया और अब कंपनियां भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही हैं। दूसरा फेज है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं कि कंपनियां भारत में आ रही हैं। तीसरा फेज है फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन को यूनिट को स्टैब्लिश करना, जो कि जिसकी शुरुआत हो चुकी है। कई सारी कंपनीज जैसे कि एप्पल भी देख लें, सैमसंग भी देख लें, बहुत सारी सेमीकंडक्टर की कंपनियां देख लें, आजकल भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टैब्लिश कर रहे हैं। और अब फोकस है एक्सपोर्ट एक्सपेंशन पर, मतलब अब हाईटेक सेक्टर्स पर ध्यान है, जैसे कि ईबी हो गया, डिफेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, मैन्युफैक्चरिंग हैवी इंजीनियरिंग वाले आइटम्स हो गए। कई सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, कई सारे लोग दुबई में बैठे हैं, यूएस में बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं और नौकरियां करने के लिए यहां से गए हैं, अपने परिवार से दूर हैं। लेकिन आने वाले समय में यकीन मानिए वो सारे लोग वापस आने वाले हैं। अब होगा क्या, एमएसएमई सेक्टर जो उनको भी बूस्ट मिल रहा है। लोकल प्रोडक्शन होने से प्रोडक्ट की कॉस्ट फ्यूचर में कम भी हो सकती है और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होने की वजह से इकोनॉमी भी भारत की जो है वो स्टेबल होगी। तो कुल मिलाकर मेक इन इंडिया के तहत भारत एक मजबूत और एक पावरफुल और एक स्टेब्लिश प्रोडक्शन वाला देश बनने वाला है, जिससे दुनिया की नजर अब भारत के ऊपर है और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें तेजी से ग्राउंड पर काम भी कर रही हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे मेगा प्रोजेक्ट की ओर।